वेलकम टू द नेटिजन स्टूडेंट। आज हम देखेंगे शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट का लेक्चर नंबर 5। उसमें हम टॉपिक देखेंगे ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, इसके हम फंडामेंटल्स कुछ देखेंगे। तो फंडामेंटल्स में हमें ये सिर्फ समझना है कि ये किस तरह से जो है ट्रांसपीरेशन परफॉर्म होगा। तो ट्रांसपीरेशन मतलब क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन यानी क्या। ट्रांसपीरेशन यानी होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, अभी लॉस ऑफ वाटर मतलब पूरी तरह से जो वाटर है लॉस नहीं होगा। पूरी तरह से वाटर जो है पूरी तरह से लॉस नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे सपोज हम किसी पेड़ के नीचे अगर हम मॉर्निंग के टाइम पर अगर जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पर अगर जाते हैं तो हमें इवन चाहे विंटर हो चाहे समर हो, ठीक है, विंटर हो या समर हो, वहां पर पेड़ के नीचे हमें क्या होता है कि पेड़ पर कुछ हमें पानी की बूंदे, जैसे ओस हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, पानी की बूंदे हमें दिखाई पड़ती है। तो वो पानी की बूंदे एक्चुअली हुई रहती है रात भर में जो ट्रांसपीरेशन हुआ है, रात भर में जितना भी ट्रांसपीरेशन हुआ है, लॉस ऑफ वाटर हुआ है, तो क्या होता है वो लीफ के ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और वो धीरे 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 क्या होता है, गिरना शुरू होता है। ठीक है, बारिश की तरह, जैसे बारिश में पत्ते भीगे होते हैं, उसी तरह से ट्रांसपीरेशन में आप देखोगे कि लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अभी ट्रांसपीरेशन में भी कुछ ऐसे टाइप्स है, ट्रांसपीरेशन में टाइप्स है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए कि वो टाइप्स कौन से हैं। इसमें जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन में देखिए, इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है अराइज हुए हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देन लेंटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, देन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, हर बॉडी के प्लांट में, बॉडी के हर प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो है परफॉर्म होता है। तो ये ट्रांसपीरेशन आप देखोगे कि ट्रांसपीरेशन किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेगा, तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के बारे में हम देखेंगे कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन यहाँ पर किस तरह से होगा। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन मीन्स, देखिए जैसे कि ये एपिडर्मिस जो होती है, ठीक है, एपिडर्मिस होती है प्लांट की, प्लांट लीफ की एपिडर्मिस आपको पता है। ठीक है, ठीक है, ये बाकी का पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा ये सारी चीजें अपन ने देखते हैं। एपिडर्मिस देखते हैं और इसमें क्यूटिकल देखते हैं। ठीक है, क्यूटिकल, क्यूटिकल देखिए, तो इसमें देखिए ट्रांसपीरेशन जो होगा ये वाले साइड से होगा। ठीक है, क्यूटिकुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लीफ के ऊपर क्या होता है, जैसे कि हमने पॉलीसेकेराइड्स पिछले चैप्टर में देखे थे सेल से रिलेटेड, तो पॉलीसेकेराइड्स हमने देखा था तो उसमें क्यूटीन था। ठीक है, क्यूटीन था, क्यूटीन होता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज क्यूटिकुलर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज क्यूटिकुलर पार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या था, क्यूटीन प्रेजेंट था, इसलिए उसको बोला जाता है क्यूटिकुलर। ये जो होता है क्यूटीन वैक्स लाइक मटेरियल होता है, वैक्स लाइक मटेरियल। ठीक है, जो हेल्प करता है मोल्डिंग ऑफ लीव्स, मोल्डिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, और उसमें स्लाइम नेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा वैक्सी नेचर क्या होता है, क्यूटीन में वैक्सी नेचर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में, क्यूटिकल में ये वैक्स जो रहेगा ये रहेगा। ठीक है,
तो क्यूटीन नाम का बैच इसमें रहेगा। ये जो क्यूटीन रहता है जनरली प्रेजेंट होता है, द क्यूटीन प्रेजेंट ऑन, या फिर बोल सकते हैं द क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड herbaceous प्लांट, herbaceous प्लांट। ठीक है, तो आपको ये क्यूटिकल का पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ से जितना भी ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ से कोई ना कोई रिलेवेंट पोर्शन जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको ये समझना है कि ये किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको पूछा जा सकता है, तो आपको समझना है। ठीक है, इसमें देखिए जो वाटर लॉस का परसेंटेज होता है 8 to 10%। अभी आते हैं ट्रांसपिरेशन के पोर्शन पर। ठीक, क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन पर आते हैं, जिसमें देखिए ट्रांसपिरेशन पर, इसमें ट्रांसपिरेशन जो होगा, ट्रांसपिरेशन होगा इसमें 8 to 10% वाटर लॉस, वाटर लॉस थ्रू दिस रीजन। ठीक है, 8 to 10% क्या होगा, वाटर लॉस होगा इसमें से, 8 to 10% वाटर लॉस इसमें होगा। तो इसमें देखिए, और इसमें देखिए द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, द रेट ऑफ, इसको इधर नहीं लिखते, इसको ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, इसको ऊपर में लिखते हैं ये वाले पॉइंट को, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन of cuticle, from cuticle is inversely proportional to, is inversely proportional to thickness of, thickness of cuticle। ठीक है, क्यूटिकल जो लेयर है, क्यूटिकल लेयर उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा। अगर सपोज थिकनेस ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है मैंने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है यहाँ पर। तो थिकनेस अगर ज्यादा है, थिकनेस अगर ज्यादा है ट्रांसपीरेशन कम होगा। ठीक है, थिकनेस अगर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन कम होगा, थिकनेस अगर कम है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिए। अभी देखिए, अभी आते हैं लेंटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन पर। ठीक है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन पर, इसमें देखिए लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन पर क्या होगा। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन पर आप देखिएगा कि लेंटिकल्स मतलब क्या, लेंटिकल्स या फिर लेंटिसेल आपने सुना होगा। ठीक है, लेंटिकल्स या फिर लेंटिसेल आपने सुना होगा। तो लेंटिकल्स यानी क्या, लेंटिकल्स मतलब लेंटिसेल्स मतलब होता है, इट इज लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो है इट इज प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हैं लेंटिसेल प्रेजेंट ऑन बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, पेरिकार्प ऑफ, पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट। मतलब क्या, पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट मतलब पेरिकार्प जो है ये लेयर है, पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प, एक्सोकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प। ठीक है, तो पेरिकार्प जो होता है वो, जैसे वुडी फ्रूट किसको बोलेंगे, जैसे हम देखते हैं कि जैसे पाइनस, जैसे आप देखते हो पाइनस या फिर
साइकस प्लांट, ठीक है। तो पाइनस वाले जो प्लांट रहते हैं उनके ऊपर उनका पेरिकार्प जो रहता है वुडी रहता है, तो उनको वुडी फ्रूट बोला गया, ठीक है। लेंटिसेल प्रेजेंट ऑन बार्क ऑफ सीड, जो भी डेड पोर्शन रहेगा, डेड पोर्शन रहेगा वहां से भी ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू डेड और ड्राइड, ठीक है। द ट्रांसपिरेशन occurs through dead and dried portion of the plant, और सीधी सी बात बोल सकते हैं लेंटिसेल is known as लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेंटिसेल जो है, लेंटिसेल के थ्रू यहाँ पर जो बार्क है, ट्री का बार्क है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी ट्रांसपिरेशन आप देख पा रहे हो, तो वो ट्रांसपिरेशन जो है ये इस पोर्शन से आपको अपीयर होगा, ठीक है। इस पोर्शन से आपको अपीयर होगा। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ओल्ड स्टेम, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ओल्ड स्टेम, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ओल्ड स्टेम में भी फाउंड होगा, ठीक है। ये करीब करीब 0.1 to 2% ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। 0.1 to 2% ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से क्या रहेगा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अभी आते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की तरफ, ठीक है। अभी आते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की तरफ। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को जान लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, और उसको फिर शॉर्ट में हम क्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन देखते हैं, ठीक है। डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के लिए। तो स्टूडेंट हमने अभी ये स्टोमेटल जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर हमने ओपन स्टोमा बनाया है और यहाँ पर क्लोज स्टोमा बनाया है, ठीक है। तो ये जो है डाइकोटिलेडोनस स्टोमेटा है। अब ये डाइकोटिलेडोनस इसलिए ये ध्यान में रखो, और मोनोकोटिलेडोनस, इसलिए मैंने इसको डाइकोटिलेडोनस कहा है क्योंकि ये किडनी शेप है, ठीक है। किडनी शेप, एंड ये जो मोनोकोटिलेडोनस है ये डम्बेल शेप होता है, ठीक है। डम्बेल शेप, ये ध्यान में रखिए। डाइकोटिलेडोनस जो होता है वो किडनी शेप होता है, और मोनोकोटिलेडोनस जो होता है वो डम्बेल शेप होता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए ओपन स्टोमा में जो है, ये जो गार्ड सेल्स है, ठीक है, गार्ड सेल जो रहती है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। गार्ड सेल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले पार्ट्स पर देंगे। गार्ड सेल जो रहेगा, ठीक है, एक्चुअली ये प्रेजेंट रहेगा बिलो द एपिडर्मिस, it is present below the epidermis, below the epidermis, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्शन रहेगा पैरेनकाइमेटस स्टोमा इनको बोला जाता है। पैरेनकाइमेटस सेल से ये बना होता है, जो आप मेसोफिल सेल जो बोलते हैं ना, तो ये उसी का ये मॉडिफाइड रूप रहता है। पैरेनकाइमेटस मेटस स्टोमा इनको बोला जाता है। पैरेनकाइमेटस स्टोमा इनको बोला जाता है। इसमें देखिए न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, तो ये न्यूक्लियर जो है यहाँ पर दोनों सेल में प्रेजेंट रहता है। गार्ड सेल एक्चुअली जो रहेंगे वो थीन रहेंगे। गार्ड सेल आर थीन शेप स्ट्रक्चर,
ठीक है। गार्ड सेल जो रहेंगे थीन स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। गार्ड सेल जो रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इनर वॉल जो रहेगी, इनर वॉल जो रहेगी वो थिक रहेगी। इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, इसमें आउटर वॉल जो रहेगी थिन रहेगी। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, ठीक है। इनर वॉल ये ध्यान में रखिए, गार्ड सेल का आउटर वॉल जो रहेगा वो थिन रहेगा, इनर वॉल जो रहेगा वो थिक रहेगा। ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम इनर वॉल, इनर वॉल इज ओपन, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। और ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट टाइम the inner wall is closed, ठीक है। इसको ओपन स्टोमा बोलेंगे और इसको क्लोज स्टोमा बोलेंगे, ठीक है। इसको ओपन स्टोमा और क्लोज स्टोमा, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जो है डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि इनमें आयन एक्सचेंज का भी जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आयन एक्सचेंज में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो उतना डिटेल इसमें पूछा नहीं जाता। सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आप ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ये डाइकोटिलेडोनस अगर है तो कौन सा शेप रहेगा, और मोनोकोटिलेडोनस है तो कौन सा शेप रहेगा, ये चीजें पूछी जा सकती है, उनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। और जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो दिया था जिन्होंने, जो साइंटिस्ट का नाम है लेविट, लेविट नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्ट्रक्चर जो है दिया था, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोमा का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। हाँ, ओपन स्टोमा जो है ये जनरली, ओपन स्टोमा जो है जनरली डे टाइम में ही ओपन होगा, ठीक है। और क्लोज स्टोमा जो है ये नाइट टाइम में क्लोज रहेगा, ठीक है। डे टाइम में ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में इनका एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन किस तरह से होता है। ये पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। इनका एक्शन पोटेंशियल जो है ये किस तरह से होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करते हैं ये समझ लेते हैं। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में, तो स्टूडेंट अभी हमारा ट्रांसपिरेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। अभी हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंपोनेंट फ्रॉम लाइट रिएक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। डिटेल मींस इन द सेंस हम थोड़ा सा कंपोनेंट उसके बारे में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट का जो हम स्ट्रक्चर देखने वाले थे, जो सेल वाले जो टॉपिक में हमने बोला था कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें डिटेल देखना है थोड़ा सा, तो क्लोरोप्लास्ट का डिटेल देख लेंगे, कुछ पिगमेंट्स देख लेंगे और इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में हम फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन यहाँ पर करने वाले, इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक पिगमेंट, पिगमेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, कि ये एक दूसरे पर कैसे एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट होती है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखेंगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ
लाइट एंड डार्क रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे पता ही होगा 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके बाद में ठीक है। इसमें देखिए कि जो रिएक्शन है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अगर रहेगी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अगर रहेगी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रहेगी तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन is called light reaction, light independent reaction is called dark reaction, dark reaction, ठीक है। अगर लाइट डिपेंडेंट है तो लाइट रिएक्शन, अगर लाइट इंडिपेंडेंट है तो डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखिए the presence of sunlight and chlorophyll it forms the sugar molecule, ठीक है, sugar molecule और carbohydrate molecule and it gives water and oxygen as a byproduct. It is known as photosynthesis process, ठीक है। it is happens in the presence of sunlight, sunlight के presence में ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए ये photosynthesis process जो है कहलाई जाएगी, ठीक है। अभी इसमें देखिए कि जो साइंटिस्ट थे वैन नील करके, वैन नील, जो ये साइंटिस्ट थे 1930 में इन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, लाइट रिएक्शन को, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये जनरली ऑटोट्रोपिक प्लांट में जो है ये जनरली फाइंड होती है, तो ये ऑटोट्रोपिक प्लांट के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन का जो रहेगा पार्ट रहेगा। तो इसमें देखिए कि कौन से जो इसमें अब देखिए कि कौन से तरह के प्रोडक्ट जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, मतलब ये इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब रिएक्टेंट जो है वो उसके इनऑर्गेनिक है और प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, फोटोसिंथेसिस को हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इस तरह से रहेगा। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस तरह से डिटरमाइन किया गया है, तो इस चीज को देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन जो है जनरली अराइज होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं, तो आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप देखिए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ठीक है। दोनों कंबाइन मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है द कंबाइंड मेम्ब्रेन्स ऑफ chloroplast is known as
known as पेरिस्ट्रोमियम, पेरिस्ट्रोमियम। ठीक है, पेरिस्ट्रोमियम अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो कहां पर बताओगे? पेरिस्ट्रोमियम जो है क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। ठीक है, पेरिस्ट्रोमियम क्लोरोप्लास्ट का जो है ये पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए जो स्ट्रोमा है, ठीक है, जो स्ट्रोमा है ये फ्लूइड यहां पर रहेगा, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। ठीक है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं, कोई पिगमेंट नहीं, कलरलेस कोलॉइडल मैट्रिक्स। ठीक है, कहां पर स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा? ये जो सारे बॉडी में इसके, जो क्लोरोप्लास्ट की बॉडी में स्ट्रोमा जो है इनको जो एक स्लाइमनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इट हैज इट्स क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए। ठीक है, खुद का जो डेवलपमेंट है, खुद का जो मॉडिफिकेशन है, ये खुद से ही करता है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। इसलिए इसके पास में, क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का एक डीएनए है। तो ये खुद के डीएनए के बेस पर क्या करता है कि खुद का डिवीजन जो है ये करता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए कंटेनिंग साइट इन क्लोरोप्लास्ट, इसको बोला जाता है डीएनए कंटेनिंग साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, डीएनए कंटेनिंग साइट को क्या कहा जाता है? प्लास्टिडोम। ये वाला जो साइट रहेगा उसको प्लास्टिडोम कहा जाएगा। ठीक है, प्लास्टिडोम। ठीक है, तो थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स, ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं एक्चुअल में ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। इट कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल साइट कंटेन करने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रेना। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स इज नोन एज ग्रेना। ठीक है, तो इसको ग्रेना बोला जाएगा। ये जो है ना, ये सिंगल सिंगल साइड जो दिख रहे हैं ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। एक्चुअली ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, इसलिए इनको थाइलाकॉइड्स जो है ये रहेंगे। और ग्रेना जो रहेगा ये होल रीजन जो रहेगा, ये होल रीजन ये ग्रैनुलर साइट रहेगा। ठीक है, ग्रेना रहेगा। ठीक है, और द अटैचमेंट बिटवीन टू ग्रेना, द साइट विच attached to the grana is known as lamellae। ये क्या रहेंगे? लैमेले। ये जो साइट रहेगी इन दोनों की अटैचमेंट जो परफॉर्म करेगी, ठीक है, इन दोनों की अटैचमेंट जो परफॉर्म करेगी उनको बोला जाएगा लैमेले। ठीक है, ये स्टोमा जो रहेगा जेली लाइक मटेरियल। इनका डायमेंशन आपको समझ लेना है। डायमेंशन जो रहेगा 1 to 2 माइक्रोन। ठीक है, 1 to 2 माइक्रोन। और ये 4 to 6, मतलब लेंथ, ब्रीथ जो है इसकी, ठीक है, ब्रीथ जो है 1 to 2 माइक्रोन, और ये जो लेंथ है इसकी एक्चुअल में 4 to 6 माइक्रोन रहेगी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये जनरली साइट रहेगी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए। इट इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी साइट रहेगी लाइट रिएक्शन के लिए और डार्क रिएक्शन के लिए।
तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा डाटा। तो ये बहुत ही यूजफुल डाटा है, इसको आप जो है एग्जाम में पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में पिगमेंट्स के बारे में जान लीजिए। पिगमेंट जो है जनरली आते ही है आपको, अगर फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है इसका मतलब आपको पिगमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पिगमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से पिगमेंट है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने के लायक है, ठीक है। समझने लायक है और इजीली जो है ये हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट जो है यहाँ पे दो टाइप के रहेंगे, कैरोटेनॉइड्स, नॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ठीक है। ये जो रहेंगे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहेंगे, ये जनरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन होता क्या है कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स में इनका जो रेशियो है ये कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। रेशियो जो है कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कैरोटेनॉइड्स के दो टाइप है, कैरोटेनॉइड्स के दो टाइप है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल जो कि रहेगा ऑरेंज कलर में, ठीक है। ऑरेंज कलर या रेडिश कलर आपको दिख सकता है ये, ठीक है। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ज़ैंथोफिल जो एक्चुअली रहेगा, ज़ैंथोफिल येलोइश कलर रहेगा, येलोइश कलर रहेगा, ठीक है। और कैरोटीन जो रहेगा ये ऑरेंज रेड टाइप रहेगा, ये ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि येलोइश रहेगा और ये ऑरेंज कलर का रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए ज़ैंथोफिल येलोइश रहेगा और कैरोटीन जो रहेगा, तो इसमें आप देखिए कि जैसे आपको स्ट्रक्चर अगर दिखाई देता है तो स्ट्रक्चर में आप देखिए कि कैरोटीन्स में आप देखोगे तो कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर है, कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर है, तो कैरोटीन का स्ट्रक्चर जो है C40H56 रहेगा, ठीक है। कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर है C40H56 रहेगा और इसमें जो रहेगा C40H56 एंड O2 सिमिलर है, बस ऑक्सीजन जो इसमें ज़ैंथोफिल में ये दो ज्यादा है, जो ऑक्सीजन जो है ये दो ज्यादा है, तो ये पिगमेंट इस तरह से रहेंगे। उसके बाद में फाइकोबिलिन्स में देखिए इसमें है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, ठीक है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, तो ये दो टाइप के जो आपके पास में पिगमेंट है, तो इनके और ये जो है चार टाइप इसके पास में है, ठीक है। तो ये पिगमेंट जो है जनरली आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है और आपको एग्जाम में ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पिगमेंट रहेंगे, तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी लाइट एंड डार्क इंडिपेंडेंस रिएक्शन, लाइट एंड डार्क इंडिपेंडेंस रिएक्शन पर आ जाते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क इंडिपेंडेंट रिएक्शन पर, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ग्रेना प्रेजेंट है, ग्रेना प्रेजेंट है इसका मतलब जो है क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोफिल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट वाला जो क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वर्क करेगा, मतलब लाइट रिएक्शन में मदद करेगा। अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है।
लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हम जान लेते हैं। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो है एटीपी प्लस NADPH2, ठीक है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। और डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन यहाँ पे ADP प्लस NADP, ठीक है। अभी देखिए जैसे आप ये रिएक्शंस में देख रहे हैं कि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है यहाँ पर फॉर्म हुए हैं केल्विन साइकिल C3C4 पाथवे। अब उतना डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर केल्विन साइकिल में आने के बाद में क्या हो जाता है कि यहाँ पे स्ट्रोमेटल जो है, स्ट्रोमेटल जो है अपना जो है क्लोज कर लेता है डार्क रिएक्शन के टाइम पे, मतलब लाइट के एब्सेंस में। तो इसके प्रोडक्ट क्या रहेंगे? एडीपी और एनएडीपी। अभी देखिए जनरली जो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, ठीक है। CO2 से ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, और ये जो प्रोडक्ट आपको फॉर्म मिल रहा है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर वाटर जो होगा ऐड होगा, यहाँ पर O2 जो होगा रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से वाटर भी रिमूव होगा। ये काम हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो दो रिएक्शन जो है जब ये परफॉर्म होती है इंडिपेंडेंटली, ये खुद के ऊपर डिपेंड कैसे होती है। अभी शुरू से देखिए, लाइट रिएक्शन हो रही है किस लिए? लाइट रिएक्शन हो रही है एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए और NADPH2 फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यहाँ पर फॉर्म हुआ, तो इसका फॉर्मेशन होने के लिए एडीपी तो चाहिए ना, इसका फॉर्मेशन होने के लिए एडीपी तो चाहिए। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा एडीपी का थ्रू केल्विन साइकिल से ये गुजरेगा, ठीक है, स्ट्रोमा जो होगा क्लोज होगा। तो जब ये एडीपी फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है हमें मिलेगा, ठीक है, CO2 यहाँ से जब इंटर होगा। अब बोलते हैं ना जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज रात में जो है CO2 जो है ग्रास करते, दिन में भी CO2 ग्रास करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो CO2 जो है वो ग्रास करेगा, और जो बचा हुआ CO2 है, तो CO2 क्या करेगा, यहाँ पर आकर ग्लूकोज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट रिएक्शन में वाटर एक्सेप्ट होगा, वाटर बाहर जाएगा और ऑक्सीजन भी बाहर जाएगा, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट हमने देखा था कि O2 एंड वाटर जो है मॉलिक्यूल वो सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, शायद ये चेन, साइक्लिक चेन में फॉर्म हम दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, टोटली अपोजिट। ये हो रही है लाइट में और ये हो रही है डार्क में, मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है क्या? नहीं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। बस ये प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होगा तो इसकी मदद से ये सारे जो चीजें हैं फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा गया कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आपको एटीपी प्लस NADPH2 जो है वो जो ऑप्शन में देखना है। प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या रहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन एडीपी प्लस NADP जो रहेंगे वो जो डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन में और क्या होगा? CO2 का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, CO2 का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट और बोल सकते हैं जब ये प्रोडक्ट तो इंटरडिपेंडेंट भी हो सकती है। इंटरडिपेंडेंट कब? जब ये
प्रोडक्ट की बात आती है, प्रोडक्ट की बात आती है, ठीक है, प्रोडक्ट की बात आती है तो इंटरडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जनरली, हाँ, तो इसमें देखिए कि इसको हम इंटरडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ में वर्क करेगी, इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा, जब ये सोर्सेस की बात आएगी, ठीक है, लाइट और डार्क। तो इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है, इसलिए ये टॉपिक को लेना जरूरी था। लेकिन ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन जो रहेंगे ये इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में दीजिए कि ये इंटरडिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है काफी अच्छे से समझ गया होगा आपको। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनके बेस पर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस पर डिस्कस करना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। अभी आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेंगे जो कि हमारे यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, ये तो सभी को पता है, क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए कितना रहेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर इन, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर इन 3 सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिल्स जो होता है 3 सेल ऑर्गेनिल्स के लिए होता है, ठीक है। अभी 4 सेल ऑर्गेनिल्स, 2 सेल ऑर्गेनिल्स जो है इसमें जनरली प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स हम जो देखते हैं ना, तो इसमें आते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी ऑकर्स इन, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी ऑकर्स इन, ये हमने देखा है, ठीक है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हमने जब ये लाइट इंटरडिपेंडेंट जो देखा था उसमें जो केल्विन साइकिल थी उसमें ये पार्ट जो है आता है, ठीक है। तो ये रहेगा क्रेन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ, क्रेन्स एनाटॉमी, क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में जो है हमने देखा नहीं अभी तक के, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो रहेगा शुगर केन में ये क्रेन्स एनाटॉमी फाउंड होगी, शुगर केन के लीव्स में, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, पेरोक्सिसोम्स किस टाइप की रिएक्शन में हमें ऑकर होगी, ठीक है। इसमें आएगा ग्लाइकोलेट साइकिल, इसमें आ जाएगा ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ, फोटो रेस्पिरेशन में किस चीज का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7 का RUBP, ठीक है, RUBP में फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। C3 and C4 प्लांट्स डिफर विथ रिस्पेक्ट टू, C3 and C4 प्लांट्स with respect to the substrate which accept carbon dioxide, the substrate which accept carbon dioxide, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, in Kelvin cycle one molecule of glucose is formed from, केल्विन साइकिल में जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है, किसकी वजह से, 6 CO2 18 ATP 12 NADPH, ठीक है। तो ये हमने केल्विन साइकिल के बारे में जो हमने देखा था, किसमें हमने देखा था कि डार्क रिएक्शन में ये चीज़ें देखी थी, ठीक है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में, ठीक है। इसमें इस तरह से फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर C रहेगा। वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन कहाँ पर टेक्स प्लेस होगी, ग्रेना में, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, इसको ध्यान में रखिए, ग्रेना में लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ PS2 are
फोटो रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस है ये, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन 2 हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है इसको, ठीक है। फियोफाइटिन इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये ध्यान में रखिए। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। इसमें देखिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH, एटीपी एंड NADPH। देखिए वो इंटरडिपेंडेंट वाली जो रिएक्शन है मैं इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं, तो वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, DCMU इनहिबिट फोटोफॉस्फोरिलेशन 2। DCMU के बारे में पढ़ा नहीं है, ये जनरली जो है केल्विन साइकिल से रिलेटेड पोर्शन है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड लाइट, क्योंकि इनका इंफ्रारेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से। और इसके बारे में जो हमने देखा था, तो इसमें हमने देखा था कैरोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, रेड लाइट जो है वो एक्सेप्ट करता है। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स, फर्स्ट एक्सेप्टर ये देखिए फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट जो रहेगा ये पहला एक्सेप्टर रहेगा, ठीक है, पहला एक्सेप्टर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे, वही क्वेश्चन जो है इसमें देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे, ठीक है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो रहेगा। इसके बाद में देखिए द टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी जो है प्रपोज की थी इमर्सन ने, ठीक है, टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी इमर्सन ने प्रपोज की थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, H2 डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, H2 डोनर, ठीक है, हाइड्रोजन जो डोनर रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा NADPH, क्योंकि इसी के पास में जो रहेंगे NADPH2 जो रहेगा उसके पास में H2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रहेंगे, इसलिए वो डोनर रहेगा, ठीक है। द मिनरल इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द मिनरल इन्वॉल्व स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, तो इसका आंसर रहेगा मैग्नीज एंड क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, तो वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो है वाटर सोल्यूबल फोटो पिगमेंट है। तो यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर हम एंड करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए भी हमें देखना ज़रूरी है। तो ट्रांसपिरेशन में हम देखेंगे कि कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यहाँ पर अराइज होते हैं और उन्हें थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट ट्रांसपिरेशन के लिए जो ये क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन के लिए थोड़े से क्वेश्चन देख लीजिए। विच फोर्स अराइज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, विच फोर्स अराइज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस जो रहेगा इसका आंसर रहेगा कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस इसका आंसर रहेगा। इसमें देखिए कोहेसिव फोर्सेस इसका आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर नंबर शायद गलत दिया होगा, लेकिन आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करना है। इसमें ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज, ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज, ट्रांसपिरेशन जो है द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कौन सा, लेंटिकल, क्यूटिकल और स्टोमेटल, ठीक है, क्यूटिकल, लेंटिकल और स्टोमेटल, ये 3 टाइप के जो ट्रांसपिरेशन है हमने देखे थे। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर जो होगा रेस्पायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है
वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय, तो इसमें आ जाएगा ट्रांसपिरेशन, सिंपल सा आंसर है ट्रांसपिरेशन, तो ये ध्यान में रखिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट इज परफॉर्म बाय, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म बाय, किसके थ्रू परफॉर्म होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, फ्लावर के थ्रू, तो ये तीनों चीज़ों के थ्रू ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होगा। ट्रांसपिरेशन इज, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ट्रांसपिरेशन इज, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम स्किप कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स हेल्प इन, क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो रहेगा ये करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है in both transpiration and evaporation what is lost in the form of vapor yet they differ because, तो इसका आंसर जो रहेगा, इसका आंसर रहेगा ट्रांसपिरेशन इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इवेपोरेशन इज फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और इवेपोरेशन इज फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, इस तरह का डिफरेंस रहेगा। फिजियोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं फिजियोलॉजिकल ऑर्गन, मीन्स कुछ ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टोमेटा हो गया, इसमें क्यूटिकल हो गया, लेंटिसेल्स हो गए, तो ये इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के बारे में ये इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इनमें देखिए जो आंसर रहेगा ब्लीडिंग इज काउज्ड बाय इट, ब्लीडिंग नहीं होती ट्रांसपिरेशन में, ठीक है, ब्लीडिंग ह्यूमन बींग में होती है, इसलिए ब्लीडिंग नहीं रहेगा आंसर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इकोनोमाइज ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर, इकोनोमाइज ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर, C4 पाथवे, C4 पाथवे जो रहेगा यह आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 मीन्स नंबर 24 इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट ट्रांसपायर, फंगस, फंगस सैप्रोफाइट्स है, फंगस ट्रांसपिरेशन नहीं करते, ठीक है, फंगस ट्रांसपिरेशन नहीं करते। नेक्स्ट है एंड लास्ट है बाय विच प्रोसेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेंटेन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन किसकी, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पर हमारा ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है एंड होता है, ठीक है।